सो लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? फिर एक फिनोक्साइड कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 7 अक्टूबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट कर। योर फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच पिगमेंट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स बट प्रेजेंट इन रेड एल्गी। सो आई थिंक 6 अक्टूबर का एक्सपीरियंस था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेड एल्गी जो है, जिसको हम दूसरा नाम रोडोफिटा कहते हैं। सो ये दूसरा नाम आपने याद रखना है। रेड एल्गी का जो साइंटिफिक नेम है वो है रोडोफिटा। तो जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है, सो हायर प्लांट्स आपको पता है हायर प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें फ्लावर होगा, और जो जिम्नोस्पर्म्स है उसमें कॉन्स की फॉर्मेशन होती है और वहां पर फ्लावर नहीं होता। तो हायर प्लांट्स में आपको मिलता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड सो ऑन, और साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी मिलते हैं। बट जो रेड एल्गी चूंकि लोअर प्लांट्स है, इसमें आपको वेस्कुलर बंडल्स है, जाइलम, फ्लोएम, वो भी नहीं मिलते। सो इनमें आपको जो मेन पिगमेंट मिलता है जो हायर प्लांट्स में नहीं मिलता, द पिगमेंट इज नोन एज फाइकोएरिथ्रिन। यहाँ पर उसका एक टाइप दिया गया है फाइकोबिलेंस, तो हम क्या लिखेंगे? फाइकोएरिथ्रिन। दिस इज द मेन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी, and this pigment give the red algae its red appearing. MCQ number 2 is the enzyme present in saliva that begins starch digestion is. तो ये MCQs आपके डाइजेशन चैप्टर से लिया गया है, और हमें पता है कि जो आपका डाइजेशन है वो स्टार्ट माउथ से होता है। थोड़ा सा डाइजेशन होता है, लेकिन माउथ में केमिकल डाइजेशन लाजमी होगा। देखिए, माउथ वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों होता है। अब सलाइवा आपका जो थूक है सिंपल, इसमें एक एंजाइम होता है सेलिवरी एमाइलेज, ये करता है स्टार्च की डाइजेशन, और एमाइलेज एंजाइम को दूसरा नाम टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन ये भी इसका दूसरा नाम है। ये क्या करता है? चूंकि हमें पता है कि स्टार्च की डाइजेशन करता है, फिर स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज। अगर आपसे सपोज करें एग्जाम में इसके पीएच के बारे में पूछ लिया जाए, तो इसका पीएच कितना है? वो है 6.8, which is considered as slightly acidic. MCQ number 3 is the main site of absorption of digested food. So जो digested food होता है, देखिए डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो गई? माउथ से स्टार्ट हो गई। फिर वो जो फूड होता है वो आ जाता है स्टमक में। स्टमक में पेप्सिन है, पेप्सिनोजन है, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डाइजेशन हो जाती है। फिर ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, विच इज नोन एज डुडेनम। डुडेनम में सबसे मैक्सिमम डाइजेशन होती है, ये बात आपने याद रखनी है। और फिर जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, इसकी एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्पेसिफिकली जिजुनम में और इलियम में। फिर अगर सपोज करें, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन बी में जिजुनम दिया गया है, ऑप्शन सी में इलियम दिया गया है, तो फिर आपने चूज करना है इलियम को। इलियम में सबसे ज्यादा डाइजेशन यानी फूड की एब्जॉर्प्शन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और इसको हम नाम देते हैं विलाई का। विलाई फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा कर लेता है, डेट्स में यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन किस किस चीज की होती है? ग्लूकोज हो गया, साल्ट्स हो गए, सो इसकी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है। नंबर 4 इज रेनिन या फिर काइमोसिन इन इन्फेंट सेल्स इन डाइजेशन ऑफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेनिन क्या है या फिर काइमोसिन क्या है? दिस इज एन एंजाइम जो एडल्ट में नहीं होता। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है कि वो माँ का दूध पीते हैं, तो इनमें ये एंजाइम होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि मिल्क आपको पता है ये प्रोटीन्स है, और इसको हम कैसीन भी कहते हैं। जो मिल्क प्रोटीन है इसको हम कैसीन कहते हैं। तो ये एंजाइम जो रेनिन होता है, ये आके कैसीन पर या मिल्क प्रोटीन पर एक करके इसको कैसीनोजन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसमें कन्वर्ट करता है। और ये कैसीन को किसिनोजन में क्यों कन्वर्ट करता है? ये एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है, ताकि ये बच्चे के पेट में, बच्चे के स्टमक में ज़्यादा देर तक रहे और इसको ज़्यादा भूख ना लगे। सो रेनिन या फिर काइमोसिन ये एक एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों में मिलेगा। MCQ नंबर 5 इज द मेन फंक्शन ऑफ पैरेक्सिसोम। तो पैरेक्सिसोम ये एक स्मॉलर स्ट्रक्चर है आपके सेल में। इसको हम ऑर्गेनेल क्यों नहीं कहते? बिकॉज ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसका काम क्या होता है? लिपिड ब्रेकडाउन एंड डिटॉक्सिफिकेशन यूजिंग कैटालेज। इसके पास जो एंजाइम होता है, द एंजाइम इज नोन एज कैटालेज। तो एक काम तो इसका हो गया फैट मेटाबॉलिज्म, या फिर आप सिंपल कह सकते हो फैट ब्रेकडाउन,
और सेकंड फंक्शन क्या होता है, बाज़ औक़ात सेल में ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसके बदले में बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज़ नोन एज H2O2। एच उनके सेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये सेल की एसिडिटी को ज़्यादा कर लेता है। सो पेरोक्सिसोम आके इस पर एक करके इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। एमसीक्यू नंबर 6 इज क्रिस्टी आर फाउंड इन, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको पता होगा, क्रिस्टी आपको मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल में एक ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, लेकिन जो इंटरनल मेम्ब्रेन होता है वो रफ होता है। इंटरनल मेम्ब्रेन ने इस तरीके से फोल्ड बनाए होते हैं। सो इंटरनल मेम्ब्रेन ने जो फोल्ड बनाए हुए हैं, इस एक फोल्ड को हम नाम देते हैं क्रिस्टा का। और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल क्रिस्टा है, जब इसको हम इकट्ठा करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं हिस्टी का। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ह्यूमन में स्पेसिफिकली, जिसके पास अपना डीएनए भी है और इसके पास अपने राइबोसोम्स भी है। सो दैट्स व्हाई हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो आपके यानी हमारे बॉडी में और प्लांट के बॉडी में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे स्ट्रक्चर्स है तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। स्किल नंबर 7 इज इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। सो काइनेटिक एनर्जी की वो टाइप है जो किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली के लिखते हैं और यह हमारे पास हाफ mv² के बराबर होता है। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं सो बकाया चीज़ों को आप भूल जाए। सो हमने अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया, सो वेलोसिटी के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था, देखिए mv² है ना, तो वेलोसिटी को डबल कर ले तो ये कितनी दफ़ा इंक्रीज, 2 2s आर 4। सो वेलोसिटी कितनी टाइम्स ज़्यादा होंगी, वो 4 टाइम्स होंगी। यानी अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे सो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज। क्यों नंबर 8 इज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इज बेस्ड ऑन। तो जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है ये न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस किया गया है। हमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, दैट डिल डी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई विथ टाइम। और इस तरीके से जो सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ है वो भी हमें कहता है कि फोर्स हमारे पास डिल पी ओवर डिल डी के बराबर है। तो आप क्या कर लो, 2 के दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लो ताकि हम इस मोमेंटम के थ्योरम को प्रूफ कर सके। यहाँ पर टी को मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ भी टी को मल्टीप्लाई कर ले, सो टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप देख ले तो वहीं आता है डिल पी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय एफ। क्यू नंबर 9 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन। सो प्रोजेक्टाइल मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, प्रोजेक्टाइल हर वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप स्पेस में या फिर एटमॉस्फेयर में लॉन्च करते हो, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट करे और वो फोर्स क्या हो, वो हो ग्रेविटेशनल फोर्स, बकाए इस पर कोई भी फोर्स ना लगे। और जो प्रोजेक्टाइल का फ्लाइट है ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑल ऑफ दीज। आप बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्टाइल के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे। सो वर्टिकल कंपोनेंट्स इसके होते हैं कांस्टेंट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे ये होंगे वेरिएबल, यानी चेंज होते जाएंगे। और इसका मैक्सिमम रेंज कब होगा, 45 डिग्री। क्यू नंबर 10 इज द पेथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। सो एक होता है, अगर हम सपोज करें किसी चीज़ को ऐसे ऊपर फेंका स्ट्रेट से, होता है स्ट्रेट लाइन। और प्रोजेक्टाइल को हम चूंकि इस तरीके से लॉन्च करते हैं कर्व में, सो ये जो कर्व बनता है, ये शेप बनता है, दिस इज नोन एज पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल जो पेथ फॉलो करता है, द पेथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, इट इज नोन एज पैराबोला। या फिर अगर पैराबोला ना दिया गया हो तो पैराबोलिक भी ठीक रहेगा। क्यू नंबर 11 इज इफ 28th डे ऑफ मंथ इज संडे देन थर्ड डे विल बी। कब यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी चेंज दी गई है, हमें दिया जाता है कि थर्ड डे को क्या है, संडे है, सो हमने 28 को बताना था। सो इसका ट्रिक तो मैंने बताया हुआ था कि 1 वीक में आपको दिए जाते हैं 7 डे। सो पहले आप क्या करते हैं, अगर हम 3 में 7 को ऐड करते तो 10 आता, 10 को भी होता संडे, फिर 10 में 7 ऐड करते 17 को भी होता संडे, फिर 17 में 7 ऐड करते 24 आता, तो 24 को भी होता संडे। लेकिन चूंकि अब 28 दिया गया है, हमने थर्ड का बताना है, सो अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 28 में 7 माइनस करेंगे, आ जाएगा 21, 21 को भी संडे है,
21 में से 7 माइनस कर ले 14, 14 को भी संडे, फिर अगेन माइनस कर ले तो 7 को भी संडे। आप एक एक पीछे आते जाइएगा। 6 को क्या हो जाएगा सैटरडे, 5 को हो जाएगा फ्राइडे, 4 को हो जाएगा थर्सडे और थर्ड को हो जाएगा वेडनेसडे। So करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 12 इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जब भी इस टाइप का एमसीक्यूज आ जाए या फिर ऑड मैन आउट, इन दोनों का मतलब ये होता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन पिक करे जो बकाया से डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ऑप्शन ए यहाँ पर पांडा है, डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीशी है। बकाया ऑप्शन बी, सी और डी, दीज आर द टाइप्स ऑफ मंकीज, यानी ये डिफरेंट स्पीशीज। क्यू नंबर 13 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो निहायत ही इजी सीरीज है। आपने क्या करना है, +2 करना है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। अच्छा, इस एमसीक्यूज से मुझे एक एमसीक्यूज याद आया। एमसीक्यूज को चू था कि स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा 16। फिर कहाँ जा रहा था कि 16 को इस तमाम के सम से सब्सट्रैक्ट कर ले। तो 8 + 6 क्या हो जाएगा 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20। तो अगर हम 20 में 16 को माइनस करेंगे इस पर आपका आंसर 4 होगा था। फिर इस टाइप के एमसीक्यूज भी आते हैं, तो घर से अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए। एमसीक्यू नंबर 14 इज 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। आपको रूल्स पते हैं, सबसे पहले करना होता है डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा, +2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। स्क्यू नंबर 15 इज नाइदर अली ब्लैंक अहमद वॉज प्रेजेंट। इन इसका मतलब यह है कि क्लास में ना तो अली था और ना अहमद था, यानी दोनों एब्सेंट थे। अब यहाँ पर आपने एक रूल याद रखना है कि जब भी नाइदर आएगा सो नाइदर को हमेशा नेक्स्ट ब्लैंक में हमेशा नोर आएगा। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी। इसका मतलब ये है अली अली एंड अहमद बोथ आर एब्सेंट। सो जब भी नाइदर दिया जाएगा उसको हमेशा फॉलो क्या करेगा, वो नजर। नंबर 16 इज द अपोजिट ऑफ विक्ट्री। सो अपोजिट मीन्स उलट अल्फाज या फिर इसकी जगह एंटोनिम भी आ सकता है। सो विक्ट्री मीन फतह हासिल करना, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा डिफीट। इसके अलावा और भी एंटोनिम्स बता देता हूँ, लॉस, बीटिंग या फिर फेलियर। दीज ऑल आर द एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। और अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करते हैं, सिनोनिम्स में होता है सक्सेस, विन या फिर ट्रायम्फ। नंबर 17 इज व्हिच सेंटेंस यूजेस अ सिमिली। तो सिमिली मैंने बताया था दो चीजों को आपस में तशबीह देना। इसमें आपने ढूंढना है लाइक को या फिर एस को, इससे आपको सिमिली का पता लगेगा। ऑप्शन ए को देखे ही इज ब्रेव एज अ लायन। सो ये हमारा क्या है, ये सिमिली है। एंड स्क्यू नंबर 18 इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग बाज़ औक़ात बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। यहाँ पर ये रिसीव का स्पेलिंग है विच इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। रिसीव का क्या स्पेलिंग है, RECEIV। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिसीव। इसके अलावा एक होता है म्यूचुअल, कमांडर और हैंडकरचीफ। ये स्पेलिंग आपने याद करके जाने हैं, ये ज्यादा कंफ्यूज। नंबर 19 इज अल्डिहाइड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय। सो एक है अल्डिहाइड और एक ही कीटोन, दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्डिहाइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप सेकेंडरी अल्कोहल्स की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। इसके अपोजिट रिएक्शन कौन से हैं, वो है रिडक्शन। सो जब आप अल्डिहाइड्स की रिडक्शन करेंगे उससे प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल्स की प्रोडक्शन होगी। अगेन बता देता हूँ, अगर आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हो, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा कीटोन। अगर आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन की रिडक्शन करोगे सो सेकेंडरी अल्कोहल। क्यू नंबर 20 इज फिनॉल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। FeCl3 क्या है, फेरिक क्लोराइड है। और ये टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। और जब आप फिनॉल को न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे सो लास्ट में अगर उस सोल्यूशन में फिनॉल होगा सो वायलेट कलर आएगा। वायलेट कलर को हम पर्पल कलर भी कहते हैं। होता क्या है कि जब फिनॉल को फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, फिनॉल क्या है, C6H5OH। जब आप इसको फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो सो लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, फेरिक फिनोक्साइड कॉम्प्लेक्स। वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दिस इज फेरिक फिनोक्साइड कॉम्प्लेक्स, और इसी की वजह से इस सोल्यूशन का वायलेट कलर आता है।
इसके अलावा एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आप Br2 यानी ब्रोमीन को वाटर में डालते हो, देन उसको फिनॉल के साथ ट्रीट करते हो, तो लास्ट में जो कंपाउंड आएगा द कंपाउंड विल बी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और उसका वाइट कलर होगा। द लास्ट एमसीक्यू इज व्हिच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन ए को देके इथेनॉल है, इथेनॉल में चूंकि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है R/OH, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। मीथेन और प्रोपेन दीज आर सिंपल अल्केन्स। सो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट टू अल्कोहल से कम है, लेकिन यहाँ पर डाई इथाइल ईथर यहाँ पर क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस है, सो सेकंड नंबर पर आ जाएगा डाई इथाइल ईथर और थर्ड नंबर पर आ जाएंगे अल्केन्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।